मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स में। 12th फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज़ के अंतर्गत आज हम पहले डेरिवेशंस को आपके समक्ष लेकर आए हैं और आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कूलाम का नियम क्या है, कूलाम का नियम कब लगता है और कूलाम का नियम हमें क्या बताता है और कूलाम के नियम की क्या क्या लिमिटेशंस, क्या सीमाएँ हैं, कब लगता है कूलाम का नियम। कूलाम के नियम से पहले आवेश की खोज हो चुकी थी, यानी आवेश दो प्रकार का होता है। इसको सबसे पहले बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। एक अमेरिकन साइंटिस्ट हुए हैं जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन, जिनको अमेरिका का गॉडफादर भी कहते हैं। तो उन्होंने कूलाम के नियम से पहले ये बता दिया था कि आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक यानी पॉजिटिव और दूसरा ऋणात्मक यानी नेगेटिव। और उन्होंने ये भी बताया था कि समान आवेश इन जिसको हम कह रहे हैं लाइक चार्ज, जैसे दोनों पॉजिटिव हों या फिर दोनों नेगेटिव हों, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। और विपरीत प्रकार के आवेश जिसको हम कह सकते हैं अनलाइक चार्ज, एक चाहे नेगेटिव हो दूसरा पॉजिटिव हो या दूसरा पॉजिटिव पहला नेगेटिव, वो दोनों आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इस बात को बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कूलाम के नियम से पहले बता दिया था कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। फिर कूलाम ने क्या बताया, निकालने का सूत्र दिया था कूलाम ने, इसको उन्हीं के नाम पे हम कहते हैं कूलाम का नियम। और हाँ, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो मैं वीडियो के अंत में स्क्रीन पर इसी पे लगा दूंगा। तो देखिए समझते हैं कूलाम का नियम क्या है। देखिए हेडिंग पढ़ रखी है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। यहाँ हमने दो वस्तुएं ली हैं, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है। पहली वस्तु पर आवेश है Q1 और दूसरी वस्तु पर आवेश है Q2 और दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी है वो दूरी है स्मॉल r, यानी डिस्टेंस को जनरली हम r मानते हैं तो हमने r मान लिया है। आवेश का सिंबल Q है, तो हो सकता है पहली वस्तु पर आवेश अलग हो, दूसरी पर अलग हो, एक जैसा भी हो सकता है। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, हमने दोनों वस्तुओं को धनात्मक लिया है। ये भी हो सकता है एक आवेश धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो या दोनों ऋणात्मक हो, फिलहाल इस केस में दोनों धनात्मक है। तो कूलाम महोदय ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने ये देखा इन दोनों के मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है वो इन आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुपाती होता है। यानी अगर इन दोनों के परमाणु का गुणनफल ज़्यादा है तो इनके मध्य ज़्यादा बल लग रहा है, अगर परमाणु का गुणनफल कम है तो कम बल लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ इन दोनों बलों के मध्य लगने वाला जो बल है वो आवेशों के परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है। अगर परमाणु का गुणनफल ज़्यादा आवेशों के तो बल ज़्यादा लग रहा है, अगर आवेशों के परमाणु गुणनफल कम है तो बल कम लग रहा है। एक बात को इन्होंने यहाँ से नोटिस किया, तो यानी इन्होंने यहाँ से एक इक्वेशन बनाई, इनके मध्य जो लगने वाला वैद्युत बल है वो डायरेक्टली यानी अनुक्रमानुपाती होता है इन दोनों आवेशों के परमाणु, पहले आवेश का परमाणु है Q1 और दूसरे आवेश का परमाणु है Q2, दोनों के गुणनफल के। सिंपल सा है, दोनों आवेशों के परमाणु का गुणनफल ज्यादा होगा तो लगने वाले वैद्युत बल भी ज्यादा होगा, कम होगा तो लगने वाला बल भी कैसा होगा, कम। इसको डालिए समीकरण नंबर 1। दूसरी बात कूलाम महोदय ने ये नोटिस की कि अगर दो वस्तुएं जो हैं जिन पर आवेश पहली पर Q1 Q2 है, अगर वो दोनों आवेश पास पास हैं, यानी वस्तुएं अगर पास पास है तो बल बहुत ज़्यादा लग रहा है, वस्तुएं अगर दूर दूर कर दे रहे हैं तो बल बहुत कम लग रहा है। एक बात इन्होंने यहाँ से नोटिस की, अगर हम दूरी को कम कर रहे हैं तो बल बढ़ रहा है, दूरी को ज़्यादा कर रहे हैं तो बल कम हो रहा है। इसका मतलब जो बल है वो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, सुनना। लेकिन उन्होंने ये देखा अगर हम दूरी को बहुत कम कर रहे हैं तो लगने वाले बल का मान बहुत ज़्यादा हो रहा है, दूरी का मान अगर हम बहुत ज़्यादा कर दे रहे हैं तो लगने वाले बल का मान बहुत कम हो रहा है। इस चीज़ को ऐसे सिंबल्स में लिख सकते हैं, जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के वर्ग के। यहाँ देखो स्क्वायर का मतलब, अगर यहाँ पर स्क्वायर ना होता तो इसका मतलब ये होता अगर दूरी कम है तो लगने वाले बल का मान ज़्यादा होता, दूरी ज़्यादा है तो लगने वाले बल का मान कम है। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर लगने का मतलब ये है कि अगर दूरी का मान, दोनों वस्तुओं के बीच की जो दूरी r है, अगर हम बहुत कम कर दें तो लगने वाले बल का मान बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूरी का मान अगर हम बहुत ज़्यादा कर दें तो लगने वाले बल का मान बहुत कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर ये स्क्वायर आ रहा है। नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं दूरी के वर्ग का व्युत्क्रम नियम का ये पालन करता है कूलाम का नियम। दूरी अगर बहुत कम है तो लगने वाले बल का मान बहुत ज़्यादा होगा, दूरी अगर बहुत ज़्यादा है तो लगने वाले बल का मान बहुत कम हो जाएगा। इसको डाल दिया समीकरण नंबर 2। अब आप ये देखिए, ये भी F का मान है, ये भी F का मान, दोनों के LHS बराबर है, तो समीकरण 1 और 2 को हम इन दोनों को मर्ज करके लिख सकते हैं। यानी यहाँ से समीकरण 1 व 2 से
देखो दोनों को मिला के कर देंगे, मर्ज कर देंगे यहाँ पर, तो आ जाएगा F अंकमानुपाती, ये देखो अंश में और ये हर में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं Q1 डॉट Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये अंकमानुपाती का चिन्ह जब भी हटता है तो यहाँ पर कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, और F इक्वल टू यहाँ पर आता है स्मॉल k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए जो k आया है वो एक नियतांक है, इसको हम कूलाम नियतांक कहते हैं, और k की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है, k इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये लिखा है एप्सिलॉन नॉट, इसको भी बता रहे हैं। k की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करते तो आती है 9 × 10⁹, यूनिट आती है इसकी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इस k को क्या कहते हैं, इस k को कूलाम के नाम पर हम कूलाम नियतांक कहते हैं। तो k को हम बोलते क्या है, वो है आपका कूलाम नियतांक, कूलाम नियतांक। देखना जनरली इसको याद करने में आसानी होती है, तो F इक्वल टू k Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। अब k की वैल्यू में यहाँ पर रख सकते हैं, तो k की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरह से कूलाम्स लॉ को हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं, F इक्वल टू, F है दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल, F इक्वल टू k, अब k की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया k की जगह, और ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये आ गया। देखें F इक्वल टू k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर ये टर्म आया है एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन जीरो, इसको क्या पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 × 10⁻⁻12, इसकी यूनिट होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे कहते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता। निर्वात मतलब वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं इसको, निर्वात की वैद्युतशीलता। अब आप देखिए यहाँ पर हमने जो माध्यम लिया है, अभी कुछ नहीं है तो आवेशों के बीच में वायु है, या फिर हो सकता है यदि दोनों आवेशों के मध्य कोई माध्यम है जिसका परावैद्युतांक दिया हो, तो यहाँ पर उसका मान लगा देते हैं। तो एक कंडीशन में इसको और लिख सकते हैं, यदि आवेशों के मध्य, यदि आवेशों के मध्य एप्सिलॉन r का माध्यम स्थित हो, यानी कोई परावैद्युतांक दिया हो, तब कूलम्स लॉ को हम कैसे लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन r जिसको हम कहते हैं आपेक्षिक वैद्युतशीलता, क्या बोलते हैं, आपेक्षिक वैद्युतशीलता, रिलेटिव परमिटिविटी, अगर ये दिया हो तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी के साथ ही आ जाता है एप्सिलॉन r, और यहाँ पर लिखा है ये Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम कूलम्स लॉ को ड्राइव कर सकते हैं, कूलम्स ने इसी तरह से इसको ड्राइव किया था। तो देखिए कूलम्स लॉ फाइनली क्या निकल के आया, कूलम का नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम यहाँ से बोल सकते हैं, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का परिमाण F जो है उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये तो है कूलम का नियम। अब हम देखते हैं कूलम्स के नियम की क्या क्या कंडीशंस हैं, लिमिटेशंस क्या है। तो कूलम के नियम की 3 कंडीशंस हैं मेनली, यानी कूलम का नियम इन्हीं परिस्थितियों में लगता है। पहला तो ये है, दोनों जो आवेश जिनमें आप वैद्युत बल निकालना चाह रहे हो, कूलम का नियम लगाना चाह रहे हो, वो दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, मतलब अपनी जगह पर रुके होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक आवेश रुका है दूसरा घूम रहा है, या फिर दोनों ही आवेश गति कर रहे हैं। दोनों आवेश कैसे होने चाहिए, स्थिर होने चाहिए, यानी दोनों आवेश अपनी जगह पे स्टेबल होने चाहिए, रुके होने चाहिए। दूसरा है, दोनों आवेशों का जो परिमाण है वो बहुत कम होना चाहिए। परिमाण का मतलब है ऐसा नहीं कि 1000 कूलम है, 4000 कूलम है तो उनके मध्य बल बताइए, यानी इनका जो परिमाण है वो बहुत कम होना चाहिए। हम कह सकते हैं आवेश बहुत छोटे होने चाहिए, यानी बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु के जैसे छोटा आवेश होना चाहिए, यानी आवेश हमारे कैसे होने चाहिए, बिंदु आवेश। यहाँ पर बिंदु आवेश होने का मतलब यही है, जो आवेश हैं उनका परिमाण बहुत कम होना चाहिए, यानी बिंदु आवेश होने चाहिए, बिंदु आवेश होने चाहिए।
और तीसरा ये है कि इनके जो आवेशों के बीच की दूरी है वो कम होनी चाहिए। अब ये नहीं कि एक आवेश यहाँ रखा, एक रखा 4 किलोमीटर दूर, इन डिस्टेंस जो है बहुत कम होनी चाहिए तभी लगेगा, यानी आवेशों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। आवेशों की बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। तो इन्हीं 3 कंडीशंस के साथ कूलाम का नियम में लगता है। एक बार फिर देखें कूलाम का नियम कूलाम का नियम हमें क्या बताता है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल को बताता है। कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लगता कब है, किन कंडीशंस में? पहला, दोनों आवेश स्थिर होने चाहिए, दोनों आवेश बिंदु के जैसे होने चाहिए, यानी उनका परिमाण बहुत कम होना चाहिए और उनके बीच की दूरी बहुत कम होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको पसंद आया होगा और इस लेक्चर की जो PDF है वो अभी मैं स्क्रीन पर आपके सामने लगा दूंगा, देखिए।